नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शादाब सिद्दीकी और हमारे साथ हमारे सहयोगी मनोरंजन भारती मौजूद हैं। और महाराष्ट्र में जो दोनों गठबंधन हैं, उनके बीच सीट का बंटवारा एक मुसीबत बना हुआ है। ख़ास बात ये है कि महाविकास अघाड़ी ने जो छोटे दल हैं मुंबई में, उनसे बातचीत शुरू की है और उनको ऑफ़र किया है, लेकिन अभी भी बातचीत नहीं बन पाई है। वहीं महायुति के सारे नेता दिल्ली पहुँचे थे और उन्होंने अमित शाह के घर एक बैठक की है, जहाँ पे आपसी मतभेद सुलझाने की कोशिश की है और जो जो सीटों का बंटवारा है, उसको करने की कोशिश की है। तो इस तरीके से कुल मिलाकर जो दोनों गठबंधन हैं, वो सीटों को लेकर महाराष्ट्र में उलझे हुए हैं। और इसी बीच में शरद पवार गुट जो है, उसने 45 सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया है। हालाँकि इसमें कुछ ऐसी सीटें हैं, जिस पर सबकी निगाहें लगी हुई थी। बाबा आप बताइए कि जो अनाउंसमेंट हुआ है, उसमें कौन-कौन से इम्पोर्टेंट सीटें हैं और कौन-कौन लड़ रहा है? देखिए, एक तो सबसे इम्पोर्टेंट सीट है कि जयंत पाटिल वाली सीट है, जो कि उनके सिपह सालार माने जाते हैं शरद पवार के, उनकी इस्लामपुर की सीट है। और एक और सीट जो है वो उनके एक और करीबी नेता, आप भी जानते हैं, जितेंद्र आव्हाड है, जो कि काफ़ी करीबी है शरद पवार के। उनको मुमरा कलवा से उनको सीट दिया गया है। और एक सबसे बड़ी बात ये है कि बीजेपी से हाल ही के दिनों में एनसीपी शरद पवार की पार्टी ज्वाइन करने वाले हर्षवर्धन पाटिल को इनको भी शरद पवार ने टिकट दे दिया है इंदिरापुर से। लेकिन सबसे बड़ी खबर ये है कि 45 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा शरद पवार ने की है, लेकिन बारामती की सीट पर जो है शरद पवार ने योगेंद्र पवार को टिकट दिया है। यानी पवार वर्सेस पवार, यानी होगा। परिवार में फिर लड़ाई होगी। हाँ, अजीत पवार बनाम योगेंद्र पवार की लड़ाई होगी। योगेंद्र पवार जो हैं वो एक तरह से आप कहें तो शरद पवार के पोते हैं, ग्रैंड चिल्ड्रन है उनके, ग्रैंडसन है, उनके भाई के पोते हैं। और उनका मुकाबला जो है वो अजीत पवार से होगा। तो आपको मालूम है कि बारामती लोकसभा चुनाव में भी अजीत पवार की पत्नी, तो यानी ये मुकाबला बहुत सुप्रिया सुले के बीच रोचक होने मुकाबला वाला है, क्योंकि उस टाइम शरद पवार ने पटकनी दी थी। इस मुकाबले को कैसे देखते हैं आप? देखिए, अभी वो तो लोकसभा का चुनाव था और अजीत पवार उस वक़्त चुनाव नहीं लड़ रहे थे, उनकी पत्नी चुनाव लड़ रही थी। लेकिन उस वक़्त भी वो मंत्री थे, उप मुख्यमंत्री थे महाराष्ट्र के, और कहा जा रहा था कि उनके क्लाउट इतने हैं कि वो जितवा लेंगे। सुप्रिया सुले हालाँकि करीब 1,60,000 से ज़्यादा मतों से जीती। और जहाँ तक मुझे याद है कि बारामती में भी उन्होंने लीड लिया था। जो विधानसभा है बारामती में भी लीड लिया था। जहाँ से इस बार अजीत पवार लड़ रहे हैं। हाँ, अजीत पवार लड़ रहे हैं और उनके खिलाफ योगेंद्र पवार जो लड़ रहे हैं। योगेंद्र पवार जो है विदेश में उन्होंने शिक्षा ली है, वहां से आए हैं। और पिछले लोकसभा चुनाव में जब सुप्रिया सुले जीती हैं तो बारामती में उन्होंने काफी मेहनत की थी। उसके बाद आप कह सकते हैं कि इस बार पवार फैमिली के विधानसभा में एक और रोहित पवार, जिसको कि उत्तराधिकारी माना जाता है, जो कि काफी कैंपेन भी किया उन्होंने, काफी जगहों पे गए, वो प्रचार कर रहे हैं। हाँ, तो वो भी विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। वो अभी विधायक हैं, महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन के वो अध्यक्ष भी हैं। शरद पवार उनको हर जगह लेके जाते हैं, हर चुनाव में, हर चुनाव प्रचार में कहा जाता है वही उत्तराधिकारी होंगे। तो अभी एनसीपी शरद पवार कैंप से यही खबर है। बिल्कुल, तो 45 सीटों पर जो है ये अनाउंसमेंट हुआ है शरद पवार गुट की तरफ से। हालांकि देखिए, जो मतभेद हैं वो सुलझे नहीं हैं। आज संजय राउत ने फिर कहा कि हम 100 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। हालांकि कल इन तीनों ही दलों ने ये घोषणा की थी कि वो 85 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। 15 सीटों पर उनकी बातचीत जारी रहेगी और 18 सीटें वो छोटे दलों को दे रहे हैं। तो छोटे दलों के बारे में एक जानकारी दे देते हैं, जो कि जानकारी हमने जुटाई है कि छोटे दलों में किसको कितनी सीटें ऑफर की गई हैं। तो जो समाजवादी पार्टी है, जिसके 2 विधायक हैं, अबू आसमी और रईस शेख, उनको इस बार 4 सीटों का ऑफर दिया गया है। हालांकि समाजवादी पार्टी पहले ही 5 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर चुकी है और अबू आज़िम ये कह रहे हैं कि वो 6 सीटों से कम पर नहीं लड़ेंगे। तो एक मतभेद ये है। और पीडब्ल्यूपीआई है जो दूसरी पार्टी, जिसको 4 सीटें का ऑफर दिया गया है। फिलहाल उसके 2 एमएलए जीते हैं। तो पीडीपीआई के बारे में बताइए। पीडब्ल्यूपी है, पीडब्ल्यूआईपी है, ये बहुत पुरानी पार्टी है वहाँ की और हमेशा से सेकुलर गठबंधन के साथ रही है। 6 सीट की उन्होंने घोषणा की है। हाँ, राष्ट्रीय फलक पे लोग नहीं जानते हैं, वहाँ की रीजनल पार्टी है। किसानों की पार्टी आप उनको कह सकते हैं,
पीजेंट पार्टी इनका नाम है, और पीजेंट वर्कर्स पार्टी। तो ये किसानों की पार्टी है, शेतकारी संगठनों की पार्टी आप इनको कह सकते हैं। पवार साहब जो है इन छोटे गुटों को अपने साथ रखते हैं हमेशा से, और यही नहीं, जैसे पीडब्ल्यूपी हो गया, सीपीएम भी है वहां पर। सीपीएम ने 4 सीटों पर लड़ने की बात कही है, 2 सीट आप ही की जानकारी है कि दिया जा रहा है। सीपीआई को भी 2 सीटें दे सीपीआई रहे को हैं। भी देने की बात है। एक वहां पर 2 और पार्टियां हैं वहां पर, एक तो वंचित बहुजन अघाड़ी है जो कि प्रकाश अंबेडकर की पार्टी है, उससे जो है एमवीए का मतलब अघाड़ी का, महाअघाड़ी का अलायंस नहीं हो रहा है। उन्होंने कैंडिडेट भी दे दिए, हाँ, बहुत सी सीटों पे उतार दिए। लेकिन एक बहुजन विकास अघाड़ी भी है, उनके भी है, उनके भी बहुजन विकास अघाड़ी के भी 2 विधायक हैं। हाँ, तो उनको 3 सीटें जो है जो ऑफर की गई। अब आप कहेंगे भाई वंचित विकास अघाड़ी को क्यों नहीं और बहुजन को क्यों? क्योंकि इनका जो है प्रकाश अंबेडकर से इनकी बातचीत लोकसभा चुनाव में भी हो रही थी। ये 2-3 सीट उनको देने वाले थे, लेकिन वो हार गए। वो 10-12 सीट मांग रहे थे, जिसकी वजह से इनका तालमेल नहीं हो सका। हालांकि आंकड़े ये बता रहे थे कि ये दोनों पार्टियों के यदि मिला लें, वंचित बहुजन अघाड़ी और बहुजन विकास अघाड़ी, तो इनको मिलाकर के अच्छा खासा वोट होता है। दलित पॉपुलेशन है, अम्बेडकर राइट्स हैं वहां पे, आप जानते हैं। आपको याद होगा कि पिछली बार इन्होंने एमआईएम से गठबंधन किया था, इनके एक लोकसभा सांसद जीते थे और एमएलएस भी जीते थे। लेकिन प्रकाश अंबेडकर के मन में क्या है ये बात कोई नहीं जानता है कि वो प्रकाश अंबेडकर क्या चाहते। तो इस बार प्रकाश अंबेडकर की क्या रणनीति आपको लग रही है? प्रकाश अंबेडकर अब मुझे नहीं लगता किसी खाने में है लोकसभा की तरह। इस बार विधानसभा में भी वो अकेले ही लड़ेंगे। अब कितना अनाउंस कर दिया है, क्योंकि वो उनके साथ कोई डील नहीं करना चाहता है, क्योंकि वो इतना बार्गेनिंग, इतनी ऊंची अधिक सीट मांगते हैं कि किसी का जो है उनसे हो नहीं पा रहा है। तो ये स्थिति है अभी अघाड़ी में, और 85-85 की बात हुई है। और इसके बाद इन छोटे मोटे दलों को अलग अलग पार्टियां जो है, कांग्रेस कुछ और एनसीपी अपने अपने खेमे से कोटे की सीट देगी, बाकी बची हुई सीट फिर बांटी जाएगी। हाँ, लेकिन खास बात यही है कि जो कांग्रेस और जो उद्धव ठाकरे गुट के बीच जो सीटों को लेकर विवाद है, वो हल होता नहीं दिखाई दे रहा है। अब तक आधा दर्जन राउंड बैठकें हो चुकी हैं और कई महीनों से बातचीत चल रही है, लेकिन जो खासतौर पर जो विदर्भ की सीटें हैं और जो बाकी सीटें हैं, उन पर ये विवाद है। और तकरीबन ये कहा जा रहा है कि 15 से 17 सीटें ऐसी हैं जिसका मसला नहीं सुलझ रहा है। तो आखिर में ऐसे अब आप ये कैसे होगा? आपको क्या लगता है कि अब तो नॉमिनेशन की डेट भी आ गई, अभी तक विवाद सुलझ नहीं रहा है? देखिए, सुलझ जाना चाहिए। विदर्भ का विवाद इसलिए नहीं सुलझ पा रहा है क्योंकि विदर्भ में जो है वो नागपुर, अमरावती, अकोला, चंदपुर, यवतमाल, वर्धा, बुल्ढाना, वाशिम, भंडारा, गोंदिया, ये सारी सीट जो डिस्ट्रिक्ट आती हैं। यदि आप लोकसभा चुनाव की बात करें तो इस बार वहाँ 10 लोकसभा की सीटें हैं, जिसमें कि 9 है। एमवीए ने 7 जीती है, समझे, जिसमें से कांग्रेस ने 5 जीती। हाँ, तो इसीलिए कांग्रेस क्लेम कर रही है कि विदर्भ का जो है, बीजेपी को केवल 2 मिला है। तो ये विदर्भ जो है कांग्रेस अपना जो है वो स्ट्रांग होल्ड मानती है। शिवसेना ये कहती है कि उद्धव ठाकरे वाली कि हमारा पहले रहा है। और आपको मैं बता दूं, विदर्भ जो है ना वो इस बार डिसाइड करेगा वहां, क्योंकि नाना पटोले भी वहीं से आते हैं, समझे, नाना पटोले और फडणवीस साहब। तो ये इन दोनों के बीच जो है वो मुकाबला, विदर्भ का जो इलाका है वो नई सरकार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका, फडणवीस वर्सेस नाना पटोले जो है, ये यहाँ पे कहा जा रहा है। 2019 में बात करें तो यहाँ पे जो 62 सीटें हैं ना, उसमें से 29 बीजेपी जीती थी, समझे। और यदि 2014 की बात करें तो 44 सीटें बीजेपी जीती थी। तो 2014 के मुकाबले 44 से घट के बीजेपी 29 सीट आ गई है, और लोकसभा में और भी कम हो गया है। इसलिए यहाँ पे फाइट है, क्योंकि शिवसेना को भी लगता है कि यहाँ पे स्थिति अच्छी है एमवीए के लिए। कांग्रेस अपनी जमीन नहीं छोड़ना चाहती है, और शिवसेना उसमें से कुछ बार्गेनिंग करके कुछ सीट लेना चाहती है। तो बिल्कुल, तो यानी ये कहा जा सकता है कि जो कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसमें ये 85-85-85 का फॉर्मूला आया था, तो ये इसका कोई मतलब अभी नहीं है, क्योंकि आपसी विवाद अभी जारी है। अभी कहा यह जा रहा है कि शायद कल तक कहा जा रहा है कि शायद एक अनाउंसमेंट और होगा, जिसमें वो सीटों की संख्या बताएंगे कि हम लोग एग्जैक्टली कितनी सीटें लड़ रहे हैं, क्योंकि अभी कयास लगाए जा रहे हैं कि कौन कितनी सीटें लड़ रहा है। अब एक्चुअली एक चीज मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहूंगा कि महाराष्ट्र का चुनाव इसलिए काफी जटिल हो गया है। इतने बड़े बड़े नेता हैं, शरद पवार जैसे लीडर हैं, और भी बड़े लीडर हैं, क्योंकि यहाँ पे ना क्षेत्रीय दल हो गए हैं 4,
पार्टियां टूट गई। मेन पार्टी है कांग्रेस और बीजेपी जो राष्ट्रीय दल है, एनसीपी 2 हो गई और शिवसेना 2 हो गई, तो ये 2-2 करके 4 क्षेत्रीय पार्टी हो गई और वो अब अलग-अलग 2 गुटों में हाँ, है। तो यानी 6 पार्टीज हैं 6 पार्टी, और उसके बाद छोटी-छोटी पार्टीज छोटे-छोटे पार्टियां तो 2-4 एमएलए वाली हैं ही। तो इन 6 पार्टियों में सीटों का बंटवारा। अब दिक्कत है कि एक ही पार्टी टूट के 2 बनी है, तो उन पार्टियों का जो बेस है वो एक ही जगह है। तो यानी पूरी खिचड़ी हाँ, है और यदि मान लिया कोई दिल्ली में, कोई ईस्ट दिल्ली में है, कोई ताकतवर है एनसीपी, अब वो 2 भाग हो गई, तो फिर उसमें से दोनों लड़ने चाहेंगे, हैं? तो उनकी बीच की इसीलिए लड़ाई दोनों गठबंधनों में ये दोनों दिक्कत गठबंधनों में है। हाँ। और चूंकि 2 पहले क्या होता था, एनसीपी कांग्रेस होती थी, उनका एरिया एकदम साफ-साफ डिमांड करता था, आप इतना लड़ोगे, हम इतना लड़ेंगे। शिवसेना बीजेपी का भी ये होता था कि शहरी क्षेत्र कौन लड़ेगा, ग्रामीण क्षेत्र कौन लड़ेगा। अब शिवसेना 2 हो गई हैं। अब 2 हो गई हैं तो एक धरा जहां से शिवसेना जीता था वो क्लेम करेगा ही, लेकिन वहां से दूसरा शिवसेना उद्धव भी क्लेम करे तो बीजेपी को बोलता है नहीं, यहाँ पे वो वाला सेना ज्यादा स्ट्रांग है, इसलिए ये सीट हमको लड़ने दो। बिल्कुल। तो ये हुई महाविकास अघाड़ी की बात और अब बात करते हैं महायुति की। तो महायुति की बैठक दिल्ली में हुई और दिल्ली में खासतौर पे अमित शाह के घर पर यह बैठक हुई, जहां पे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस ये सारे नेता मिले और यहाँ पर महायुति की रणनीति बनाई गई और उसमें जो आपसी मतभेद है वो सुलझाने की कोशिश हुई। और सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में अमित शाह ने इन नेताओं को ये सलाह दी कि वो एक दूसरे के बागी उम्मीदवारों को टिकट ना दें, क्योंकि अमित शाह को इस बात का अंदाजा है कि अगर एक के बागी को दूसरी पार्टी उसी गठबंधन में टिकट देगी तो खेल बिगड़ सकता है। तो एक तो यहाँ पे एक चीज बताना चाहूंगा, ये मीटिंग जो है आज जो गुरुवार है, ये मीटिंग बुधवार को होनी थी, रात में होनी थी, लेकिन जो एकनाथ शिंदे हैं वो मीटिंग के लिए आए नहीं। हालांकि इसके लिए बहुत कुछ कहा गया, अखबारों ने सुबह लिखा कि जो है एकनाथ शिंदे जानबूझ के मीटिंग में नहीं आए, अपनी नाराजगी दिखाना चाहते हैं, उनको मन माफिक सीटें मिली नहीं है। लेकिन ये कहा गया कि नहीं, वो कामाख्या गुवाहाटी गए थे और इसलिए देर हो गई। जो भी हो, खबर तो छप गई, खबर हर जगह लोगों को पता भी चल गई कि महायुति में भी सब कुछ ठीक ठाक, जैसे महाविकास अघाड़ी में है वैसे ही महायुति। और इसका इसलिए ये हो रहा है दोनों में कि मैंने कहा ना, कॉम्प्लेक्स सिचुएशन हो गया, मतलब पार्टियां टूट के जो हो गई और उसके बाद स्थिति थोड़ी जटिल हो गई है, तो हर कोई हर सीट को क्लेम कर रहा है। और वहां पर लेकिन एक बात तो वहां पे तय हो गई है महायुति में कि सबसे अधिक बीजेपी लड़ेगी, 150 सीट। अब इस कहानी यहाँ पे महायुति में सीट लड़ने की नहीं है, कहानी यह है कि यदि महायुति जीतती है तो मुख्यमंत्री किसका बने। तो आपको लगता है कि पहले कोई अनाउंसमेंट होगा? नहीं, पहले अभी भी ये या नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़ेंगे जैसा कि हर राज्य में लड़ते हैं? नहीं, लेकिन 150 सीट इसलिए बीजेपी लड़ रही है कि उनका स्ट्राइक रेट कितना भी कम होगा, सब ज्यादा उनकी सीटें आएगी। तो फिर शिंदे साहब को क्या होगा? वही सबसे बड़ा सवाल है। और ये इसलिए थोड़ी ये नाराजगी वाली बात कही जा रही है कि बीजेपी ने अभी तक उनको हाँ नहीं किया है। और शिंदे साहब को लगता है कि यदि लेकिन वो रह लिए तो मुख्यमंत्री नहीं, वो कहाँ बनने वाले थे? वो तो उद्धव ठाकरे बने हुए थे, लेकिन वो तो बन गए मुख्यमंत्री। आपका कहना सही है, लेकिन शिंदे साहब को लगता है कि वो जो सीटें जरूरत होंगी ना, वही सीट वो लेके आ रहे हैं। जो बिहार में स्थिति है, कम सीट ला करके भी नीतीश कुमार सीएम है। अच्छा, वो वैसा वही फार्मूला होगा, क्योंकि उनके बिना शायद महायुति की सरकार ना बने। समझे आप? जब आपके पास वो उतना हो एमएलए और कोई और सरकार बनाना चाहे और वो नंबर ही नहीं है, तो फिर तो आप उसको लेकर के अघाड़ी भी हालांकि देखिए, भाजपा इस बारे में त्याग करती रही है। उसने बिहार में त्याग किया और महाराष्ट्र में भी त्याग किया था, लेकिन सवाल यही है कि जो अभी आप उठा रहे हैं कि क्या इस बार वो त्याग करेगी, क्या अगर कोई सरकार बनती है तो क्या वो फिर शिंदे साहब को आगे करेगी? एक सूत्रों के मुताबिक खबर और भी है कि अजीत पवार ने भी बैठक में अपनी नाराजगी दिखाई और उनके मन की जो भड़ास थी वो भी उन्होंने उस मीटिंग में निकाली। और कहा जा रहा है कि उनको जो सीटें ऑफर की गई हैं उन सीटों से वो सेटिस्फाई नहीं है, बल्कि वो कुछ और सीटें चाह रहे हैं। उन्होंने अपनी नाराजगी भारतीय जनता पार्टी को बताई है कि उनकी सीटों में बदलाव किया जाए। अब देखना है कि ये बदलाव कितना हो पाता है। एक खबर और भी आई है कि नरेंद्र मोदी की वहाँ मीटिंग्स लगाई जाएंगी, 8 से 10 मीटिंग होगी और 5 तारीख से उनका दौरा शुरू हो जाएगा, जो कि 14 तारीख तक ये दौरा चलेगा। तो ये दोनों गठबंधनों में ये रहा, यानी अघाड़ी की बैठक मुंबई में हुई और महायुति की बैठक जो है वो दिल्ली में हुई। तो एक फाइनल कमेंट आपका? मैं कुछ चीज और बताता हूँ। जी जरूर। महायुति में इसलिए तनातनी है कि बीजेपी
और एकनाथ शिंदे शायद इसलिए नाराज हैं कि बीजेपी ने अभी तक उनको हाँ नहीं कहा है एज सीएम, ठीक है, नंबर 1 कहेंगे भी नहीं, ऐसा हाँ, लगता है। अब जो भी हो, अजीत पवार को लगता है कि मैं तो 40, 45, 50 सीट लड़ रहा हूँ, वो पवार साहब तो 85 की बात हो चुकी है, तो 288 है, यदि 100 यदि शिवसेना, उद्धव और कांग्रेस लड़ते हैं तो फिर भी वो 80 प्लस सीट लड़ रहे हैं पवार साहब। तो इसमें तो नुकसान में सबसे ज्यादा अजीत पवार शायद इसलिए आज मीटिंग में उन्होंने ये उठाया, इसलिए मैं कह रहा हूँ अब उनको फंसा दिया पवार साहब ने अपने एक पोते को उतार करके। अब उस सीट में लोकसभा में लीड मिली हुई है कांग्रेस को, तो इसका मतलब अजीत पवार के लिए बड़ी अग्नि परीक्षा की घड़ी है और अजीत पवार के लिए ये जो पूरा जो इलेक्शन है वो मुझे लगता है कि सबसे उनके राजनीतिक जीवन का एक टफ इलेक्शन है, और मतलब पूरे पार्टी के लिए। और अपने दर्शकों को ये भी यहाँ पे बता देना चाहिए कि इस पूरे महायुति में सबसे कमजोर कड़ी जो है ना वो अजीत पवार है। क्या पता चुनाव के बाद वो फिर से शरद पवार के साथ चले जाए, यदि उनकी संख्या से यदि चीफ मिनिस्टर वहां पे सरकार बनती है। इलेक्शन के बाद भी बहुत उलटफेर होने हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे महाराष्ट्र में एक और यूनिक चीज है, महाराष्ट्र का चुनाव ना केवल सरकार बनाने का चुनाव नहीं है, महाराष्ट्र का चुनाव विरासत की लड़ाई भी है। दोनों पार्टी में पवार की विरासत किसके पास जाएगी, क्या सुप्रिया सुले के पास जाएगी या फिर से अजीत पवार के हिस्से आएगी। यदि अजीत पवार से ज्यादा सीट यदि शरद पवार एनसीपी ले आती है तो फिर अजीत पवार का क्या होगा। पवार साहब चाहेंगे कि सुप्रिया सुले बड़ा इंटरेस्टिंग टर्न दिया कि ये सरकार बनाने के साथ साथ विरासत की भी लड़ाई जो है ये दोनों पार्टी लड़ रही हैं। और दूसरी तरफ अभी तक ये देखा जा रहा, चलिए पवार साहब की पार्टी की विरासत तो किसी पवार के पास जाएगा, लेकिन बाला साहब ठाकरे की विरासत किसके पास जाएगी। यदि उद्धव ठाकरे की सीटें कम हो गई और वो सरकार नहीं बना पाए और एकनाथ शिंदे सरकार में रहे तो फिर शिवसेना यानी बाला साहब ठाकरे की विरासत एक नॉन ठाकरे के पास जाएगी। पार्टी और सिंबल तो ले लिया उन्होंने, जो कि इतिहास में अभी तक हुआ नहीं है। जितनी भी पार्टियां हैं, आरजेडी से लेकर समाजवादी से लेकर डीएमके से लेकर के तमाम पार्टियां देख लीजिए, बच्चों के हाथ में विरासत गई। तो एनसीपी में क्या अजीत पवार के पास जाएगी, सुप्रिया के पास, या शिवसेना बाला साहब ठाकरे की ने जो पार्टी बनाई थी उसकी विरासत एकनाथ शिंदे को मिलेगी या उद्धव को। यदि उद्धव को मिलती है तो ठीक है, एकनाथ शिंदे को मिलती है तो ये भी इतिहास में पहली बार। बिल्कुल, तो आपने एक नया एंगल दिया कि ये सिर्फ सरकार बनाने की ही लड़ाई नहीं है बल्कि ये विरासत की भी लड़ाई है, जिसकी वजह से ये जो 6 पार्टियां हैं ये सारे राजनीतिक दांवपेच खेल रही हैं और उन सबकी कोशिश ये है कि किसी तरीके से सरकार बनाई जाए। लेकिन उससे पहले जो सीटों का बंटवारा है वो दोनों ही गठबंधनों में गले की हड्डी बना हुआ है और उस पे विवाद या आप कहें मसला सुलझता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। तो अब जैसे लिस्ट आएगी तो फिर हम लोग आपको अपडेट करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।